नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज समान शिक्षा को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, उसी पर हम बात करेंगे KYS के जो संगठन है उनसे। और मैं आपको बता दूं, लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाके लोगों की मदद करना, एजुकेशन के लिए जागृत करने का ये लोग काम करते हैं। साथ में ह्यूमन राइट्स के लिए भी लगातार काम करते रहे हैं, वुमेन राइट्स के लिए भी लोग काम करते हैं। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। मेरा नाम है शाहयार हुसैन और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का एक मेंबर हूं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा से ही गरीबों और मज़दूरों के मुद्दे को उठाती रही है और गरीबों और मज़दूरों की स्थिति, गरीबों और मज़दूरों के बीच में काम करती रही है, उनकी स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और जो सरकार की तमाम पॉलिसीज़ आती हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ को गरीबों और मज़दूरों की जो स्थितियाँ हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो उनकी एक जिस तरीके से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके समक्ष रखते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं। और इस नतीजे में पहुँचने की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो गरीबों के हित में है या नहीं है। और NEP एक ऐसी पॉलिसी है जो सरकार के द्वारा लाई गई, जिसको हम समझते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से समझते हैं कि जो गरीबों की जो आर्थिक सिचुएशन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसके समक्ष अगर उसको रखा जाए तो वो उनके लिए बहुत ही उनकी ज़िंदगियों के लिए बहुत हानिकारक है। और उनकी मतलब जिस तरीके से शिक्षा से वंचित रखा गया है ज़मानों से गरीबों को, NEP उस डिफरेंस को या उस वंचित रह जाने को और भी ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो आज जो आपका प्रदर्शन यहाँ पे चला समाज शिक्षा के लिए, जो बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, देश के अंदर क्या समान शिक्षा की बात दिल्ली सरकार तो कर रही है, हमने सरकारी स्कूलों को ज़्यादा बेहतर बना दिया प्राइवेट स्कूलों से, तो क्या आपको लग रहा है दिल्ली में नहीं हो रहा है क्या? देखिए, बात यहाँ पर ये है कि इंडिया के पॉपुलेशन का, इंडिया की जनता का एक यथार्थ है। और यथार्थ ये है कि एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो अच्छी शिक्षा से वंचित है। अब पूछा जाए कि क्या दिल्ली के जो स्कूल हैं, जो केजरीवाल सरकार वादा कर रही है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, तो मेरा सवाल है केजरीवाल सरकार से कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के कितने जो मंत्री हैं, कितने जो MLAs हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और किस तरीके के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल में भी ग्रेड है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विकास विद्यालय। मेरा ये जानने का मतलब, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि MCD के स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जिन स्कूलों को बदल देने का या स्कूली शिक्षा को बदल देने का जो वादा कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे खुद उन स्कूलों में जा रहे हैं? और नहीं जा रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि किनके बच्चे जा रहे हैं, उनको किस तरीके की शिक्षा मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत है कि पीने का जो पानी होता है, वो पीने का पानी भी जो है, टीचरों के लिए स्टाफ रूम में अलग डिस्पेंसर है और बच्चों के लिए अलग टंकी का पानी है। वो टंकी का पानी जो सालों साल साफ नहीं होता है, सालों साल उसके अंदर गंदगियाँ पड़ी रहती है और बच्चे वही पीने पे आज की डेट में मजबूर है। और अगर इस तरीके के सरकारी स्कूल की स्थिति को अच्छा कह रहे हैं तो मैं इसको अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं। मैम, आप क्या कहेंगे? जैसे कि इन्होंने सरकारी स्कूल के हालातों की बात बताई, मैं बिल्कुल उन बातों से सहमत हूँ। एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि सरकारी स्कूलों की जो खस्ता हालत है, जब मैं एक लड़की हूँ, लड़की के माध्यम से कुछ चीज़ें मैंने भी अपने जीवन में फेस की है। मैंने बहुत देखा है कि सरकारी स्कूल में जब 13 साल की लड़की स्कूल को ड्रॉप करती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लड़कियाँ स्कूलों को छोड़ देती हैं। ये कारण कभी सरकार ने जानने की कोशिश नहीं की। ये कारण मैं बताना चाहूँगी कि ना तो वहाँ के शौचालय एकदम साफ़ सुथरे होते हैं, ना तो वहाँ पीने का पानी होता है, ना तो लड़कियों के लिए नैपकिन्स दिए जाते हैं जो जिस तरीके से उनको बताया जाता है। ये सारी सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत हम देखने को मिलती है। यही चीज़ अगर वो स्कूलों से पढ़ के 12वीं तक पहुँच भी जाती हैं और जैसे तैसे करके अपनी घर की आर्थिक स्थिति जो उनकी ख़राब होती है, अपने घर में 4x4 के रूम में जिस तरीके से वो अपना गुजारा करती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे काम में मजबूर हैं, बड़े बड़े जो थैलों में सामान भर के आता है, छोटे छोटे काम जो करना पड़ता है उनको मजबूरन में, तो उन चीज़ों को घंटों बिताती हैं। वहाँ पे पानी की समस्या होती है, जो पानी टैंकर से उनको लेने में 2-2, 3-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। ये सवाल पूछना चाहेंगे, अगर सरकार पानी उनको पहुँचा दे नल के द्वारा, तो वो 3-4 घंटा उन बच्चों का जो बस्ती में इलाकों में रहते हैं, जो गरीब दलित इलाकों में बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते हैं, जो 4 घंटा उनका बचेगा वो पढ़ सकते हैं, वो अपने जीवन में और अपने बेहतर कर सकते हैं। तो ये पहली बात है कि उनको जानबूझ के ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। ऐसी चीज़ जो अभी तक हो जानी चाहिए, शर्म आती है ऐसी सरकार पे जो मंगल ग्रह तक जाने की उम्मीद रखता है, जाता है, मिट्टी लाता है, उस पर शोध करने की कोशिश
करता है, बड़े बड़े साइंटिस्टों से बातचीत करता है, वही जो साइंटिस्ट जो 2 साल से पहले मशीनीकरण हो गया है गटर साफ़ करने का, उनके परिवारजन जो गटर साफ़ करते होते हैं मौत के शिकार हो जाते हैं। उनके परिवारजनों को ना तो कोई मुआवजा मिलता है, ना तो उनको नौकरी मिलती है। तो वैसी परिस्थिति में पढ़ना कितना संभव है, ये सरकार से पूछने का सवाल बनता है। ऐसे ही लॉकडाउन में, कोरोना काल में जिस तरीके से आपदा में अवसर बदलने का इन्होंने ढकोसला जारी किया, लगातार ये ढकोसला ही कहूँगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का उन्होंने जिस तरीके से वादा किया कि हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, आगे बढ़ेगा, आगे निकलेगा। ये सवाल हम पूछते हैं कि एक ही घर में 3 बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, पहली बात तो स्मार्टफोन नहीं है। अगर स्मार्टफोन है तो उसमें इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट अगर जैसे तैसे कर ले तो वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत आता है और समस्या होती है उसी टाइम पर। कभी पानी आ रहा है, कभी टैंकर आ रहा है, कभी माँ घर में खाना बना रही है, एक कमरे में पढ़ने की संभावना नहीं होती है। कॉलेजों और स्कूलों को बंद किया गया है जानबूझ करके। जो विचार हम अपने बदल सकते हैं, उसमें चेतना अपनी बढ़ा सकते हैं, वो बंद किया गया है। यहाँ पे मॉल खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, मंत्रियों की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, और जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होकर अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, शिक्षा को मांगने की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा लागू करने की बात कर रहे हैं, NEP रद्द करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर ये कोरोना का प्रोटोकॉल लगा के उनको बंद करने की कोशिश करते हैं। जहाँ अलग अलग मजदूर जो बॉर्डरों पर किसान जो बैठे हैं, उन पर अलग अलग कानून लागू किए जाते हैं। मजदूरों के लिए अलग अलग, ये लॉकडाउन में जो बड़े बड़े कानून लागू किए गए हैं मजदूर के विरोध में, महिला के विरोध में, किसान के विरोध में, गरीबों के विरोध में, दलितों के विरोध में, ये साफ नजर आता है कि वो चाहते क्या हैं। उनकी जो संवेदनाएं बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब हम आम जनता को, पब्लिक को ही अपनी संवेदना जागरूक करनी पड़ेगी। लगातार ऐसे इलाकों में जाना पड़ेगा, ऐसी बस्तियों में जाना पड़ेगा जो दिल्ली में मौजूद है। शर्म की बात है, दूसरे आगरा में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, केरला में, अलग अलग राज्य की बात क्या करें, दिल्ली जो राजधानी है देश की, जो दिल कहा जाता है, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की इतनी दूरस्थ हालत है, इतनी खस्ता हालत है, इतनी दुर्दशा भारत की हुई है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकते हैं। पहली पीढ़ी जो कॉलेज पहुंच रही है लेकिन उनको एजुकेशन में दाखिला ही नहीं मिल रहा है, उससे वंचित किया जा रहा है, कट ऑफ के माध्यम से वंचित किया जा रहा है, सीट नहीं बढ़ाई जा रही है। कितने सालों से, 30 साल से आज दिल्ली में कोई एक कॉलेज नहीं खुला हुआ है। जो पहले से ऑर्डर पास है उसको बनाने में इतना ये देरी करते हैं। अपने अपने बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े संसद तो बन जाते हैं तुरंत ही, रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, रातों रात पब की मंजिलें खड़ी हो जाती है, 1000 करोड़ का बजट भी पास हो जाता है। और शिक्षा के लिए कोई बजट ही नहीं है। हमारी लगातार मांग हुई है कि कम से कम शिक्षा में बजट का जो हिस्सा वो 10वां हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब, दलित, खास करके महिलाएं जिनको दबाया जाता है, वो अगर किसी न्याय के लिए आगे बढ़ती है, अगर उनको जागरूकता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है किसी कानून की, तो उनको आसानी से वो उल्लू बनाया जा सकता है, आसानी से वो जानबूझ के उनको पीछे ढकेल सकते हैं। गरीबों के बच्चों की बात करें, यूनिवर्सिटी में जो चौकीदार खड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी में जो सैनिटरी वर्कर होते हैं, सफाई कामगार होते हैं, उनके बच्चों की कोई बात नहीं करता है। उनके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। सरकार बड़े बड़े वादे कहती है, सरकारी स्कूल के बहुत अच्छे हालत है, स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, डिजिटल क्लासेस है। सवाल करते हैं कहाँ है, दिखाइए जरा जमीनी स्तर पे। तुम एक बच्चे में, मतलब 2 बच्चे हैं, अगर उदाहरण से समझे, एक बच्चा कुपोषित है और एक बच्चा ठीक है स्वास्थ्य में, हमारे ही घर के बच्चे हैं, अगर आप बच्चा मानते हैं तो जो कुपोषित है उसको तो कोई खाना नहीं दे रहे हो, और जो पहले से स्वास्थ्य है, मोटा तगड़ा, उसको खाना भरपेट दिए जा रहे हो। यानी कि सरकारी स्कूल जो पहले शिक्षा से कुपोषित है, उनको तुम शिक्षा ही नहीं दे रहे हो, उसको वंचित कर रहे हो। उनको पहली प्राथमिकता बनती है सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने की। जब वो सरकारी में पहले से ही पढ़ा है तो पहला अधिकार सरकारी स्कूलों के छात्रों और छात्र का बनता है कि वो सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेके अपने परिवार की, अपने जीवन की, अपने समुदाय की स्थिति सुधारे, आगे बढ़े। और जो जातिवाद का, जो धार्मिक तौर पर उनको दबाया जाता है, उनको लगातार उनको वंचित किया जाता है, उससे वो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकता है और सवाल कर सकता है। जब तक उनकी जागरूकता, चेतना नहीं बढ़ेगी शिक्षा से ही, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हम क्रांतिकारी युवा संगठन से यही कहना चाहेंगे कि समान शिक्षा लेके रहेंगे जब तक राष्ट्रपति और मजदूर या चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल में समान शिक्षा नहीं लेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक मालिक और नौकर का बच्चा एक ही स्कूल में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गरीब और मजदूर और जो दलित का या गरीब का बच्चा है, जो आमिर का बच्चा है, उन दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी
जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति का या अलग अलग जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका बच्चा और नीचे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो घरों में खाना बनाने वाली महिलाएं हैं, जो दूसरे के घरों में साफ सफाई करने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन सब के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में समान शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, वही सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि लगातार बहुत ये जो यहाँ पे छात्र हैं वो समान शिक्षा के अधिकार के लिए यहाँ पे लड़ने के लिए। आज मुझे इन्हें देखकर एक बात कहानी याद आ गई। मुझे याद आया कि माँ सावित्रीबाई फुले के बारे में, जो पहली शिक्षिका थी और जो परेशानियाँ झेल के समान शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, शायद आज उसी की वही एक क्रांति है जो आज इन बच्चों में हमें दिखाई दे रही है। इससे पहले भी हमने महिलाओं से बात करी और अब भी बात करी। एक नई शिक्षा पॉलिसी के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं हमें भी समान अधिकार दीजिए। मुझे याद आया वही माहौल कि जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सावित्रीबाई फुले सड़कों पे निकलती थी, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था ताकि कोई एक महिला पढ़ ना पाए। आज वही सिस्टम चेंज कर दिया है। उस समय जाति के नाम पे पढ़ने नहीं देते थे, आज पूंजीपति के नाम पे नहीं पढ़ने देते। होता क्या है, मैं फिर बता दूं कि मुझे याद है जब मैं मध्य प्रदेश के कटनी सीधी रीवा में घूम रहा था, झारखंड में गया, मैं जब कवरेज कर रहा था गांव-गांव में जाके, तो देखा था मैंने वहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर स्कूल नहीं है सरकारी। और उसी समय मुझे याद है 2017 या 16-17 के आसपास की बात है, 3000 सरकारी स्कूलों को छत्तीसगढ़ के अंदर बंद कर दिया गया था, ये कह के कि बच्चे नहीं आ रहे। लेकिन एक बात बताइए, मेरा सवाल आप लोगों से, दर्शकों से भी है कि अगर 5 से 6 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल होगा तो क्या वहाँ पर महिलाएं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ, वो जा पाएंगे आदिवासी क्षेत्रों में? दिल्ली में नहीं जा पाती। जब वो दिल्ली जैसे शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं जा सकते 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे बिना परिवार वालों के सहयोग के, तो आप सोचिए आदिवासी क्षेत्रों में कैसे जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं हम शिक्षा के लिए इतना बजट बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं हम शिक्षा के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सरकारी स्कूलों में ना टीचर है ना व्यवस्थाएं हैं, और साथ में जहां पर स्कूल बन गए वहां टीचर नहीं है, और जहां स्कूल और टीचर दोनों हैं तो वहां पे स्कूलों की दूरी 5-5, 6-6 किलोमीटर की बना दी गई, जिससे बच्चे नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, सरकारी आंकड़ा है कि अगर हम भारत के स्कूलों की अगर हम बात करें तो महिलाएं सबसे ज़्यादा प्राइमरी के बाद स्कूलें छोड़ देती हैं। यानी हमारी बच्चियां स्कूलों में जाने से पहले ही एंट्री करते ही तुरंत उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा और इस बात को सरकार को भी समझना पड़ेगा, याद रखेगा। और आपको याद होगा संविधान में कमी नहीं है, कमी चलाने वालों में है। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बात कहते थे, जिस संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वहाँ के चलाने वाले लोग खराब होंगे तो वो संविधान कभी भी सही तरह लागू नहीं होगा। इसलिए आपको भी सोचना होगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।